हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड ईयर बीकॉम के लिए। कैसे हो आप सब? ओके। सो आज हम बेसिकली उसके स्कोप, इसके फीचर्स, इसका मतलब यूज़ क्या है या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और आपको डायग्राम के और डिफरेंस के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सो होप सो आपको इसमें मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं स्कोप से। स्कोप में क्या दिया गया है कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि ये किस किस की स्टडी करता है, कि ये थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इसकी स्टडी तो करता ही है। देन बिजनेस साइकिल की स्टडी भी होती है इसमें। देन थ्योरी ऑफ प्राइसेस मीन्स जनरल प्राइस लेवल के कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिजनेसेस जो है वो हाउस होल्ड से या फिर आजू बाजू के जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो इसके लिए बिजनेसेस उनको उसके बदले में वेजेस किसको देते हैं? लेबर को देते हैं। रेंट लैंड के लिए देते हैं, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए देते हैं, और इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे दिया जाता है। इसकी जो पूरी स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ये हमने देखा था पिछले क्लास में। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ये तो हमने देखा ही था कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब एज अ होल की जाती है स्टडी नेशन की। एज अ होल देखा जाता है किसी भी एट्रीब्यूट को। इनकम थ्योरी, इनकम नेशनल इनकम की मतलब नेशनल इनकम के बारे में जो स्टडी है वो। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कंट्री की जो प्राइसेस है प्रोडक्ट्स की अलग अलग, वो जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है, तो डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड अगर सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ने की वजह से सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है। देन इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल इनकम, टोटल डिमांड, सप्लाई, ये सब जो चीज़ें हैं टोटलिटी में, तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या है, अगर टोटल सेविंग्स है, अगर सपोज करो कि एक मतलब एक कंट्री है और उसमें सारे लोग एक ही टाइम पे सेविंग कर रहे हैं, या फिर सपोज करो उनका एक पर्टिकुलर ईयर में इनकम ही नहीं हुआ, तो वो क्या सेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेविंग भी नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट ओके छोड़ो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो परचेस कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो डिमांड में कहाँ पे चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी इंटरलिंक्ड है। ठीक है। लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड मीन्स व्हाट, कि लमसम में स्टडी की जाना। लमसम अमाउंट बोलते हैं ना हम, वैसे मतलब पार्ट्स में नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, लमसम में। ठीक है, एट अ टाइम। ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल के बारे में मैंने आपको पिछले जो पार्ट 1 था उसमें बताया ही था। पॉलिसी ओरिएंटेड, मतलब जो बिज़नेस की अलग अलग पॉलिसीज़ रहती है, ठीक है, उसको फ्रेम किया जाता है किसके बेसिस पे? ये जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का जो अलग अलग इकोनॉमी स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, कि बिज़नेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बेसिस पे क्या क्या पॉलिसीज़ फ्रेम की जाए जिससे बिज़नेस स्मूथली चल सके। ठीक है। ये हमने देखे फीचर्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक क्यों एक्चुअली में क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्यों यूज़ किया जाता है, इतनी इसकी स्टडी क्यों की जाती है? तो मेन पर्पज़ इसका है कि इकोनॉमी की जो वर्किंग है ना उसको स्टडी करने के लिए। देन नेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का जो बिहेवियर है वो स्टडी करने के लिए। मतलब अगर हम इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी नहीं करेंगे, मतलब मैक्रो एनालिसिस ही नहीं करेंगे,
क्या नहीं करेंगे, माइक्रो एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो हमें मैक्रो एनालिसिस के बारे में कैसे पता चलेगा। सो ऑब्वियसली हमको होल पे जाने से पहले इंडिविजुअल पे आना पड़ेगा। नेशनल इनकम, देन डील विथ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि रिसेंट मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है कोविड-19 पैंडमिक का, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसके लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की है कि कैसे हमारी इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है, कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए मैक्रो एनालिसिस यूज़फुल है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देन फॉर्मुलेट बिजनेस साइकिल पॉलिसीज़, मैंने बताया इसके बारे में। देन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ है, ठीक है ना, जनरल प्राइस लेवल है, करेंसीज़ है। तो ये जो मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके जो मतलब इफ़ेक्ट्स है, उसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली इकोनॉमिक पॉलिसीज़, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये तो इसका एकदम एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक का, कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्कोप मतलब इसको कहाँ तक इसका यूज़ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो आगे हम देखते हैं लिमिटेशंस, जैसे कि इसके कुछ एडवांटेजेस है, उसके साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो भी हमको मालूम होना ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव जनरलाइजेशन होता है, मतलब हाँ, अगर फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू द सिस्टम एज अ होल, समटाइम्स ट्रू ऑफ एन इंडिविजुअल कंपोनेंट मे नॉट बी ट्रू ऑफ एन एग्रीगेट। इंडिविजुअल सेविंग्स फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने कि इंडिविजुअल सेविंग्स, ऑल इंडिविजुअल्स विड्रॉन फ्रॉम बैंक एट अ टाइम। अगर ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है इसका कि जनरलाइजेशन की स्टडी, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जनरलाइजेशन की स्टडी हम करने जाए अगर, कि एट अ टाइम अगर इंडिविजुअल्स बैंक से एक ही टाइम पे विड्रॉ करें, एक ही टाइम पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैंक कोलैप्स नहीं हो जाएगा। बैंक के पास अगर सर्कुलेट करने के लिए मनी ही नहीं है, मनी फ्लो ही नहीं बचेगा, तो बैंक कैसे ऑपरेट करेंगे, बैंक कोलैप्स हो जाएंगे। तो एक्सेसिव जनरलाइजेशन की जो स्टडी है ये यहाँ पे काम नहीं आती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रीगेट्स का एक्सेसिव यूज़ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे, एग्रीगेट्स आर हेट्रोजीनियस। अगर हम 6 एप्पल की स्टडी करें, ठीक है, 6 ऑरेंजेस की स्टडी करें, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ 6 एरोप्लेन्स की स्टडी भी करें, तो ये क्या रिलेटेड होगा उससे? नहीं, क्योंकि एरोप्लेन, ऑरेंजेस एंड एप्पल जो है ये पूरा मतलब एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर फ्रूट्स में हम ऑरेंजेस एंड एप्पल को डाल सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन ये जो एट्रीब्यूट है ये पूरा अलग है। तो जो एट्रीब्यूट्स है ये हेट्रोजीनियस रहते हैं। तो एक्सेसिव एग्रीगेट्स के बारे में भी इसमें बताया गया है कि एक्सेसिव एग्रीगेट्स के बारे में हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मीनिंगलेस एग्रीगेट्स को हमको अवॉइड करना ही होगा। पॉलिसी मेकिंग मतलब अगर देखिए कि एग्रीकल्चरल की जो प्राइसेस है ना वो डिक्लाइन हो रही है 50% से, और जनरल प्राइस लेवल में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, तो द 2 टाइप्स ऑफ प्राइस चेंजेस वुड न्यूट्रलाइज ईच अदर। नो नीड टू चेंज इन पॉलिसी बट नीडेड इफ कंसिडर इंडिपेंडेंटली। अगर मतलब ये जनरलाइज स्टडी की है इन्होंने कि जो एग्रीकल्चर प्राइस है ना अगर 50% से कम हो रही है और जनरल प्राइस लेवल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जनरल स्टडी की है। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ प्राइस चेंजेस वुड न्यूट्रलाइज ईच अदर। जनरल स्टडी अगर की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली हम इसको कंसिडर करेंगे कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस अलग से काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, और जनरल प्राइस लेवल अलग से मेजर करेंगे, तो हाँ इसमें जो भी चेंजेस रहेंगे तो इसके लिए हमको पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई है यहाँ पे।
सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लिमिटेशंस मतलब एक्सेसिव जनरलाइजेशन का भी यूज़फुल नहीं है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रीगेट्स भी यूज़फुल नहीं है, और पॉलिसी मेकिंग जो है वो कब कंसिडर करेंगे, जब एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली मेजर करेंगे तब। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डिफर्स। एग्रीगेट टेंडेंसी में नॉट इन्फ्लुएंस all the sectors of economy in the same manner. For example, general price level, national income, in some cases adverse or in some cases favorable effects. मतलब अगर एग्रीगेट की टेंडेंसी मतलब टोटल सेविंग्स का कंसिडर करेंगे, अगर इंडिविजुअल्स ने क्या किया, एक ही टाइम पे सेविंग किया बहुत सारा, तो इकोनॉमी में मनी फ्लो रहेगा। अगर सपोज़ करो पूना के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एक ही टाइम पे सारा का सारा सेविंग कर लिया अपनी इनकम में से, तो क्या हो जाएगा, जो मनी है वो एक ही जगह मतलब पैसे जो है वो एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे, तो मनी फ्लो भी रुक जाएगा। तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली किस पे पड़ेगा, महाराष्ट्र की इकोनॉमी पे। महाराष्ट्र की इकोनॉमी का इफ़ेक्ट नेशनल इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ऐसे करके इंडिविजुअल का जो इफ़ेक्ट है वो किस पे पड़ता है, ऑटोमेटिकली एज अ होल जो स्टडी की जाती है उस पर पड़ता है। कभी कभी वो फेवरेबल आता है या कभी कभी एडवर्स आता है। डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट। इफ़ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर डिसिमिलर इंडिविजुअल यूनिट्स, देयर एग्रीगेशन इनटू वन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में बी इनकरेक्ट एंड हजार्डस, सो डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन रिलायबल मेजर ऑफ एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स। जैसे कि हमने एप्पल्स एंड एरोप्लेन का जो एग्जाम्पल देखा, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, डिसिमिलर है, मतलब एक दूसरे से उनका कोई भी सिमिलरिटी ही नहीं है उनमें से कुछ, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे, करेक्ट। तो फिर इस मतलब अगर हेट्रोजीनियस फैक्टर हो या हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हो, तो उसका इफ़ेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक के रिज़ल्ट पे पड़ता है। हमको जो रिज़ल्ट है, एग्रीगेट रिज़ल्ट हमको जो चाहिए रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो निकालने के लिए हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस रहे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि इससे ही आपको समझ में आएगा कि एक्सेसिव जनरलाइजेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रीगेट्स, पॉलिसी मेकिंग, आफ्टर देन impact of on individual differs and difficulties in measurement. ओके, सो अब तक हमने देखा स्कोप, इम्पोर्टेंस देखे, फीचर्स देखे और लिमिटेशंस भी देखे। इसके आगे जो डिफरेंस दिया है माइक्रो एंड मैक्रो का, तो उसमें हम उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों इसको माइक्रो एंड मैक्रो कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ये तो हमको पता ही है। टूल्स क्या यूज़ किए जाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्कोप क्या है इसका, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। ओके, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। ये डिफरेंस तो हमने देखा ही था। एक्चुअली पार्ट 1 में भी हमने शायद डिफरेंस लिया था। तो डिफरेंस से हमको क्या होता है कि दो चीज़ों में एक्चुअल में क्या सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटीज़ है, इसका पता चलता है। तो दोनों के कंसेप्ट हमको ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस में क्या दिया है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस एक्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या दिया है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आप ये पढ़ सकते हो। इसका हम मतलब आपको अगर डिटेल में इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए मैंने बोला था जैसे कि डायग्राम में आपके लिए लाऊंगी। तो यहाँ पे दिया है कि
हाउस होल्ड्स और फर्म्स, मतलब फर्म्स कैसे हाउस होल्ड से रिसोर्सेज यूज़ करके और उसके बदले में उनको क्या देती है, मनी या फिर रेंट देती है, वेजेस देती है, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट देती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, मतलब फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड को मनी पेड करती है और हाउस होल्ड जो है वो क्या करते हैं, मनी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड। हाउस होल्ड जो है फर्म्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखा हमने। अभी यहाँ पे जो बिज़नेस साइकिल दिया है, यहाँ पे अलग अलग बिजनेस के स्टेजेस है, रिसेशन, देन एक्सपांशन, रिसेशन, एक्सपांशन। कभी कभी बिजनेस फ्लक्चुएट होता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। इससे पता चलता है कि बिज़नेस की एक्चुअल कंडीशन क्या है। या फिर बिज़नेस में मेन स्टेजेस होती है, जैसे कि एक मिनट, पहले तो इनिशियल स्टेज होती है बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो, ठीक है। इनिशियल स्टेज के बाद बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो करने लगता है, ठीक है। देन ग्रोथ स्टेज आती है, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आती है, मतलब थोड़ा सा और ग्रो करने के बाद वो वहाँ पे रुक जाता है। और ग्रो वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन होने लगता है। मतलब थोड़े दिन बाद बिज़नेस का जो सेल है, मतलब प्रोडक्शन है, वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है एंड नॉर्मल चलने लगता है बिज़नेस, ठीक है। तो मेजर चेंजेस जो है वो इनिशियल स्टेज में जब बिज़नेस स्टार्ट होता है उस वक्त ही आते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको डायग्राम से और ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।